Children, we were doing this topic features of economic planning from 51 to 1991. ये सारे पॉइंट्स हमने शायद कर लिए थे। फोर्थ पॉइंट हो गया था, फिफ्थ हो गया था, सिक्स्थ हो गया था, सेवेंथ हो गया था, एट्थ वी डिड चिल्ड्रन। फेरा और फेमा मैंने आपको बताया था। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था फॉरेन कैपिटल इनफ्लो पे, ताकि ज्यादा बिजनेसेस बाहर से आकर सो कॉल्ड हमें डोमिनेट ना करें। सिर्फ उनको अलाउ किया गया था जिनसे इंडिया को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा था। एल्स अदर बिजनेसेस वर नॉट अलाउड टू एंटर। खोपड़े में बात गई। उसके बाद यहां से स्टार्ट करना था शायद, ये वाला पॉइंट चल रहा, सेंट्रलाइज प्लानिंग, इजंट इट। चलिए आखिरी पॉइंट था। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि भाई प्लानिंग का काम उस जमाने में किसका हुआ करता था, तो इफ वी टॉक अबाउट कि भाई 1991 से पहले इंडिया हैड अ प्रिटी व्हाट इज कॉल्ड एज अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ज्यादातर वेलफेयर की बात करती थी, बट ये सोशलिज्म इतना भयंकर हो गया था कि सोशलिस्टिक कम नजर आता था, करप्शन वहां ज्यादा नजर आता था। क्योंकि इतना कंट्रोल गवर्नमेंट को दे दिया गया, इतना कंट्रोल दे दिया गया, गवर्नमेंट के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपने आप को खुद कानून समझने लग गए थे, और उस चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा हरकतें करप्शन वाली करने लग गए थे। तो सोचा गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो लेट अस डू सम प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन किया जाए। तो खैर कानून था हमारे देश में, बट अगेन कहावत है, डर किस बात का जब सैया भय कोतवाल। नहीं समझना। किसी का हस्बैंड अगर पुलिस में होता है तो उसको डर और किसी का नहीं होता, वो वाइफ डीएम बन जाती है उस केस में। तो सरकार के एम्प्लॉयज को सरकारी महकमों में, डिपार्टमेंट्स में इतनी छूट दे दी गई, इतना लाइसेंस राज आ गया कि वो सोशलिस्टिक पैटर्न वेलफेयर से हटके सीधे से डिक्टेटरशिप या करप्शन की तरफ हम जाने लग गए। खोपड़े में बात गई। तो अल्टीमेटली 5 ईयर प्लान्स में जो बातें लिखी थी वो मीट करना लग रहा था कि एकदम मुश्किल ही होता जा रहा है। सो पीपल अंडरस्टूड दिस, पीपल अंडरस्टूड दिस। तो सोशलिस्टिक एक लेवल तक सोशलिस्टिक रहता है, जब ज्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है तो सोशलिस्टिक करप्शन बन जाता है फिर। व्हाट इट, अपडेट कर लीजिए झटपट फास्ट चिल्ड्रन, एंड देन वी विल बी पुटिंग व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। क्या फायदा हुआ प्लानिंग करके। चलिए लेट्स गेट डाउन टू द अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग की उसकी अचीवमेंट क्या थी। पहला अचीवमेंट चिल्ड्रन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर हम बात करें कि प्लानिंग के पहले, मतलब आप बोल सकते हैं कि जब ब्रिटिश रूल था 51 से पहले, 47 के बाद में बोल सकते हैं आप, द रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम जस्ट वाज जस्ट 0.5%। मतलब इस साल देश ने अगर 10 करोड़ कमाए तो अगले साल 10.5 करोड़ कमाएंगे। तो सर ये फायदा है कि नुकसान है, यहां पे पढ़ेंगे तो फायदा ये आपको नजर आएगा कि भाई प्लानिंग के पहले हमारी इनकम ऑन एन एवरेज आधा परसेंट के हिसाब से बढ़ती थी। बट प्लानिंग जब स्टार्ट हुई तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद ही चिल्ड्रन हमारी जो इनकम में इंक्रीज आया दैट वाज 4.6%। लगभग 9 टाइम्स हमारी इनकम बढ़ गई। बट अगेन सिर्फ इसको देखने से फायदा नहीं है, यू हैव टू हैंड इन हैंड चेक आउट व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन रेट। तो उस जमाने में अगर इन्फ्लेशन रेट 8% का था और आपकी इनकम 4.6 बढ़ी है, तो एक्चुअली आप रिच नहीं हुए, आप एक्चुअली पुअर हो गए। तो टारगेट बनाया गया था 2.1% का, बट अचीव कितना किया हमने, 4.6%। तो प्रायर टू प्लानिंग इट वाज जस्ट 0.5, and during the first 5 year plan we achieved it at 4.6%, a growth of how many times children, 9 times। ऐसे भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रायर टू प्लानिंग द रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम वाज अराउंड 0.5%, and during first plan it was 4.6। how many times did it increase? तो थोड़ी मैथ्स भी आनी चाहिए आपको, तो आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। हेडिंग लिख ली सबने, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। प्रायर टू दैट सक्सेस ऑफ प्लानिंग लिख लिया सबने। चलिए सेकेंड टू थर्ड, सॉरी 10th प्लान के बीच में द इंक्रीज वाज अराउंड, नजर आएगा आपको चिल्ड्रन, 5%। 4.1 से 7.6 तक हम गए। 11th में इट वाज 7.5, 12th में इट इज 6.8। ये बोलना बकवास है क्योंकि 12th प्लान एक्टिव 2 ही साल रहा, 2012-13, 13-14, फिर 14-15 से तो नीति आयोग चलाया था। इज दैट क्लियर? तो वो प्लानिंग का आप बेनिफिट नहीं बोल सकते। समझ में आ गई बात सबको? तो ड्यूरिंग प्लानिंग, ड्यूरिंग फर्स्ट प्लान इट वाज 4.6, प्रायर टू प्लानिंग इट वाज 0.5, सेकंड से 10th में यू कैन से रेंज टू 5 to 7.6%। कॉपी द डेटा क्विकली चलो। तो याद रहेंगी 3 बातें बच्चों। प्रायर टू प्लानिंग आधा परसेंट, फर्स्ट प्लान में 2.1 एस्टिमेट किया और 4.6 कमाया, और उसके बाद
5% से ज्यादा का इंक्रीज नजर आ गया आपको। 4.5 से या 4 से 7.5 तक हम चले गए। चलिए 11th प्लान में इट इज 7.5 चिल्ड्रन, ए बी सी के बाद आएगा डी। एंड चिल्ड्रन 12th प्लान में इट इज 6.8, बट ये बकवास है इसलिए इसको मत लिखिएगा, सिर्फ आप डी तक लिखिए, बस सिर्फ आप डी तक लिखिए चिल्ड्रन। और 11th प्लान में जो टारगेट था वो 9% का था, बट अचीव हुआ सिर्फ 7.5। थोड़ा सा वो जो कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला वोटाला आ गया, उसकी वजह से मेरे को लग रहा पैसे थोड़े से कम हो गए इनके पास। लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो मोस्ट ऑफ द प्लान्स में तो हम फेल टू अचीव थे, टारगेट अचीव कर ही नहीं पा रहे थे, और उसका रीजन यही था कि भाई हमारे पास इतना ओल्ड डेट था, इतना फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंस था। जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई भी 91 के पहले भी, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं आती थी, उन्होंने भी ज्यादातर कमाई का पैसा देश के बाहर ट्रांसफर कर दिया, और देश के अंदर कुछ पैसा खास उन्होंने रखा ही नहीं। 91 के बाद जब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए कि आप फॉरेन कैपिटल लेकर इंडिया आइए, बिजनेस करिए, बट इस पैसे का री इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा होगा, बाहर ले जाना आपको अलाउड नहीं है। यू कैन टेक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू योर पेरेंट कंट्री, बट मेजॉरिटी मनी हैज टू बी री इन्वेस्टेड इन द इंडियन कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। तब जाके देश की तरक्की थोड़ी सी बढ़िया हो गई। सबने लिख लिया डी पॉइंट बच्चों? चलिए इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ना आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम होती क्या है चिल्ड्रन। आप जब नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे व्हाट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन से, अब क्वेश्चन ये उठता है सर पॉपुलेशन तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्क होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप एवरेज पॉपुलेशन ले लीजिए जिसको मीडियन पॉपुलेशन बोलते हैं। जो पॉपुलेशन कंट्री में 1 जनवरी को है और जो 31 दिसंबर को है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज आ जाएगा। या जो 1 अप्रैल को और 31 मार्च को है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज आ जाएगा। उसी को हम एवरेज पॉपुलेशन या मीडियन भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो इन दैट केस जब आप नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन इनकम इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? पर कैपिटा इनकम। तो थोड़ा सा अब आपको अकल लगा के बताना पड़ेगा। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है बच्चों, तो क्या गारंटी है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा? नॉट एट ऑल। नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा स्टेडी ग्रोथ से अगर बढ़ रहा है तो पर कैपिटा बढ़ेगी। बट जितना आपकी नेशनल इनकम में चेंज आया, अगर आपकी पॉपुलेशन में उससे भी ज्यादा चेंज आया, तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी नहीं बच्चों, रादर घट जाएगी। कहने का मतलब नेशनल इनकम 100 करोड़ थी और पॉपुलेशन लेटस से 1 करोड़ थी, तो पर पर्सन इनकम इज हाउ मच? 100 करोड़ इज योर नेशनल इनकम, 1 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, तो हर पर्सन की इनकम कितनी हो गई? 100 रुपए। बट अगर 100 करोड़ नेशनल इनकम है और पॉपुलेशन 4 करोड़ हो गई चिल्ड्रन, तो आपकी इनकम कितनी आएगी? 25। इज दैट क्लियर? तो इनकम का जो चेंज होना चाहिए वो पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा, या पॉपुलेशन का जो चेंज होना चाहिए वो इनकम से बहुत कम, तब तो पर कैपिटा बढ़ेगा, एल्स आपका पर कैपिटा नहीं बढ़ेगा। तो उस जमाने में पॉपुलेशन भी भयंकर होती थी। एक एक पेरेंट यूज्ड टू गिव बर्थ टू 10-11 किड्स, ढेर सारे बच्चे हुआ करते थे। हमारे एक कजन हैं, उन्हीं के यहाँ 11 बच्चे थे उस समय। हमारे दादाजी की टोटल 6 या 7 संतानें थी, शायद 7 ही थी मान लीजिए। उसके बाद की जो जनरेशन आई 80s की, उन्होंने बीड़ा उठाया, हम दो हमारे दो। उनको पता था कल को सबको आईफोन खरीद के देना पड़ेगा। सोचिए 11-12 बच्चे होते, पूरा फ्रेंचाइज लेना पड़ता आईफोन का, या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लेना पड़ता। तो उस जमाने में पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी, बट आजकल कम। और अब के जमाने में देख लीजिए 2004-5 के बाद, या जो आजकल शादियां हो रही हैं, आधा या एक बच्चा पैदा करते हैं बस। आधा मतलब एक बच्चा है और वो ज्यादा चाउमीन खा रहा है तो उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाया, तो आधा ही हो गया। कुछ के घर में बच्चे तो एक ही है, खाते इतना खर्चा 2-3 के बराबर हो जाता है। तो पर कैपिटा इनकम देश की तभी बढ़ेगी बच्चों जब नेशनल इनकम ज्यादा हो और पॉपुलेशन इंक्रीज कंपैरेटिवली कम। समझ में आ गया? एंड थैंक्स टू दोज हु आर नॉट गिविंग बर्थ टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, वो भी थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं। बट वो समझ नहीं रहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कल को मर जाएंगे तो शरीर घर में सड़ता रहेगा, कोई उनको दफनाने या घाट तक भी लेकर नहीं जाएगा। बोलेंगे राम राम सत्य हैं, घर में पड़े मस्त हैं, घर में मरे पड़े पस्त हैं, मतलब समझ में आ गई बात? चलिए, तो समझ में आ गया बच्चों? तो प्रायर टू प्लानिंग चिल्ड्रन, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम का जो इंक्रीज था नोशनल था। नोशनल का मतलब क्या होता है? इट इज एक्सपेक्टेड कि वो बढ़ रहा है, बट रियलिटी में कुछ बढ़ नहीं रहा था। तो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ फर्स्ट प्लान 1951 टू 56 जो चला, कितनी थी बच्चों? 2.7। और 12वें प्लान तक आते आते कितनी हो गई?
5.5 गुना। मतलब ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के बाद जो परिवार इंडिया में XYZ रकम कमाते थे, 12th 5 ईयर प्लान 2012 तक उनकी इनकम लगभग डबल हो चुकी थी। बट अगर महंगाई भी डबल हो चुकी है तो प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ कमाया नहीं है। जितना कमा रहे हैं उतना महंगाई में चला जा रहा है। दैट्स व्हाई मेनी पीपल आर नॉट ग्रोइंग रिच इन द कंट्री। समझ गए इस बात को? अली जी, अनिकेत जी, माधव जी, समीर जी, समझ गए सब लोग? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? पीपल ऑन नो द सर। नो सर। एग्जाम में जरा इस तरह की डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा तो टीचर को लगे पूरी पोटली बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली एक एरो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्लान है और ये 12th प्लान है। इज दैट क्लियर? तो इन डायग्राम से यू में फेच मार्क्स, थोड़ी सी कॉपी आपकी अट्रैक्टिव हो जाती है। टीचर सोचता है कि भाई बच्चा प्रेजेंटेबल है, एफर्ट किया है, तो नंबर दे दो। जिस क्वेश्चन में 6 नंबर मिलना, 6 में से 5 मिलना था, उसमें 6 मिल जाएगा आपको। नंदस, चलो आगे बच्चों, याद रहेगा ये 2.7 से 5.5। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, इनिशियली इट वाज 2.7, मैंने आपको बता दिया। 11th प्लान में उड़ के 6% हो गया और उसके बाद 12th प्लान में कहां तक चला गया? 5.5 तक। लिखने की जरूरत नहीं है, उस डायग्राम से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। 11th प्लान के डेटा पे आप ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि यही लास्ट कंप्लीट प्लान था। 12th प्लान था तो कहने को कंप्लीट, बट एक्चुअली कंप्लीट हुआ नहीं, वो इनएक्टिव हो गया था। आप उसको प्लान हॉलिडे नहीं बोल सकते, वो इनएक्टिव प्लान की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, समझिए सब लोग? चलिए, नो नीड टू राइट दिस, ऑलरेडी डायग्राम में आपने लिखा हुआ है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। लॉजिक इज दिस कि भाई नेशनल इनकम जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा ही होगा। पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो पीपल विल बी विलिंग टू सेव मोर और सेव लेस। सेव मोर और सेव लेस। जब आप सेव करेंगे तो आपका पैसा अल्टीमेटली किसी इंस्टीट्यूशन में जाएगा। उस समय म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स की तरफ लोगों का रुझान कम होता था, तो दे यूज्ड टू पुट मैक्सिमम ऑफ देयर मनी वेयर चिल्ड्रन? इन द बैंक्स। और बैंक जब इस पैसे को लेंड करता था बिजनेसमैन को चिल्ड्रन, देन दिस यूज्ड टू टेक द नेम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो 50-51 सेविंग रेट वाज 9.5% ऑफ नेशनल इनकम। सर मतलब अगर हमारी इनकम 100 करोड़ थी तो लोग 9.5 करोड़ रुपए लगभग बचा लिया करते थे। 11th प्लान खत्म होते होते ये कितना हो गया? 31.3%। तो अब ये एक डीमेरिट भी है कंट्री के लिए चिल्ड्रन। सेविंग लोगों की जितनी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर उतना कम। एक्सपेंडिचर कम होगा तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होगा चिल्ड्रन? कम। इज दैट क्लियर? डिमांड जब कम होगी तो मार्केट में सप्लायर्स क्या ज्यादा सप्लाई करेंगे? नो, देयर सप्लाई विल आल्सो गो डाउन एंड प्रॉफिट मेकिंग विल रिड्यूस और विल इंक्रीज चिल्ड्रन? विल रिड्यूस। कैपिटल फॉर्मेशन देश में कम हो जाएगा और ज्यादा फैक्ट्रीज तो सेटअप नहीं होंगी। तो क्या ज्यादा सेव करना अच्छी बात है? इंडिविजुअल लेवल पे तो अच्छी बात है, बट अगर आप मैक्रो लेवल पे बात करें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सर फिर क्या किया जाए? तो सेविंग ऐसी जगह पे करें जो आपको भी अच्छे रिटर्न्स दे। तो अगर आपने सेविंग अच्छी जगह पे की, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, उन रिटर्न्स को आप स्पेंड जरूर करेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, उन रिटर्न्स को आप स्पेंड जरूर करेंगे। तो ये जो हमारा सो कॉल्ड लिंक्ड चेन है कि एक्सपेंस लोगों का कम होगा, डिमांड कम होगी, इन दैट केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको 5-6% का रिटर्न दे रहे हैं तो आप उस रिटर्न को खर्च ही नहीं करोगे। बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट 12-13% का आपको रिटर्न दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें से कुछ खर्च जरूर करेंगे। चलिए, अंडरस्टूड? क्यों करेंगे? बिकॉज आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से आपको ज्यादा मिल रहा है, तो यू वुड लाइक टू स्पेंड योर मनी एंड रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की सेल ज्यादा होगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो ये बात आपको मैं फिर से बताऊंगा कि अगर कंट्री में सेविंग ज्यादा होती है तो एक्सपेंडिचर कम। एक्सपेंडिचर कम होगी तो बाजार में डिमांड भी कम होगी, तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट मेकिंग भी कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, तो वो सेटअप नहीं करेगा रिसोर्सेज। बट अगर आपकी सेविंग आपको रिटर्न्स अच्छे देते हैं देन डेफिनेटली योर गुड पार्ट ऑफ द रिटर्न वुड बी स्पेंड और तब आपका जीडीपी जरूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? चलो, समझ में आ गई। बट हम किस जमाने की बात कर रहे हैं? जब लोगों की ऑन एन एवरेज कमाई उतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो वो मजबूरी में जो भी रिटर्न मिलता था कम ज्यादा, पूरे परिवार, बड़े बड़े परिवार होते थे, तो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी सेविंग से रिटर्न मिल रहा है डेफिनेटली दे यूज्ड टू स्पेंड इट इन फुल। बचाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था क्योंकि परिवार की नीड्स इतनी ज्यादा थी।
तो इसलिए जो भी फैक्ट्री वाला जिस भी चीज की फैक्ट्री लगाता था, जिस भी चीज का कोई बिजनेस करता था, डेफिनेटली उसको कस्टमर्स मिल जाते थे। समझ गए इस बात को? नहीं समझे इस बात को? अंडरस्टूड? चलिए, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, 9.3 था 50-51 में, जो 17-18 में कितना हो गया, 32.3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे चिल्ड्रन, योर सेविंग रेट इन 50-51 वाज व्हाट, 9.5, और जीडीपी ग्रोथ क्या था, 9.3। अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि जितना आपने बचाया वो बिजनेस कम्युनिटी को मिला, बिजनेस कम्युनिटी में देश में इन्वेस्टमेंट किया और तरक्की हुई, तो जितना आपका सेविंग उतनी देश की तरक्की। कहने का मतलब यहाँ पे होर्डिंग वगैरह जैसी चीजें जरूर चलती थी, बट उतनी ज्यादा नहीं थी। जितना लोग बचा रहे हैं उतना ही देश बढ़ रहा है। 50-51 तक, सॉरी 17-18 तक चिल्ड्रन, व्हाट वाज द रेट ऑफ सेविंग्स, 30.5, एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, 32.3। मतलब जैसे जैसे कंट्री में सेविंग बढ़ेगी वैसे वैसे जीडीपी बढ़ेगा। तो जब सेविंग थी 9.5% की, जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, 9.3। और जब सेविंग थी लगभग 30% की, जीडीपी ग्रोथ कितना था? ये जीडीपी नहीं है, जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी में और जीडीपी ग्रोथ में फर्क होता है। हमारी जीडीपी है 6% की, अगले साल हो गई 7.5% या 7.2%, तो हम बोलेंगे 20% हमारी जीडीपी ग्रो कर गई। ओके, तो सेविंग के अकॉर्डिंगली जीडीपी का ग्रोथ, मीनिंग टू से पीपल आर सो कॉल्ड व्हाटसोएवर सेविंग ऑफ देयर इनकम्स, वो पैसा कहीं ना कहीं कंट्री को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहा था। तो दिस वाज पैरेलल चिल्ड्रन, रेट ऑफ सेविंग वाज मोर और लेस सेम एज कंपेयर्ड टू द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए लिख लिया सबने? लिख लिया? तो यहाँ पे लिखा भी है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर द प्रिंसिपल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेविंग इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, और जितना आप कम सेव करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी कम होगी। इसीलिए उस जमाने में गवर्नमेंट रूल्स लेके आती थी, और अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोला जाता था, आप यहाँ पे पैसा बचाइए तो टैक्स छोड़ देंगे, वहां पैसा बचाइए टैक्स छोड़ देंगे। गवर्नमेंट उस समय चाहती थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करें। बट 3-4 साल पहले जो न्यू इनकम टैक्स रेजीम आया, वहां पे गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी कि जो सेविंग कर रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जो सेविंग नहीं कर रहा उसको कम टैक्स। मतलब सर, पहले आपकी काफी इंटरेस्ट इनकम्स वगैरह एग्जेम्प्ट हो जाती थी टैक्स से, बट अब न्यू रेजिम में आपको वो सारी इनकम्स पे टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट कम कर दिया। जिस इनकम पे 15%, सॉरी, जिस इनकम पे मान लीजिए बच्चों 20% टैक्स लगता था, गवर्नमेंट कह रही है हमको कुल 10% दीजिए। अब लोगों को क्या लग रहा है, भाई 20% जहां पे टैक्स देना पड़ता था वहां पे सिर्फ 10 देना पड़ा है। बट बेवकूफ एक बात नहीं समझ पा रहे, जब आप 20% टैक्स देते थे तो आपकी लाखों रुपए की कमाई एग्जेम्प्ट हो जाती थी। आप जब 10% टैक्स देंगे तो वो कमाई जो एग्जेम्प्ट होती थी वो सारी की सारी अब टैक्सेबल होगी। तो देखने में लग रहा है कि टैक्स रेट कम हुआ है, बट अमाउंट ऑफ टैक्स पहले से आप ज्यादा देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग अब बचाएं कम, क्योंकि जहां पे लोग पैसा बचा के टैक्स बचाते थे गवर्नमेंट का, अब गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है हमको नहीं पता था कि लोग इतना टूवर्ड सेविंग चले जाएंगे और पैसा बचाएंगे। नहीं समझे बात को? और जब सेविंग्स की जरूरत थी तब गवर्नमेंट ने रूल बनाया। आज बच्चों का ये भी प्रश्न होगा, सर गवर्नमेंट खत्म क्यों नहीं कर देती ओल्ड इनकम टैक्स रेजीम को? खत्म करने से 90% लोग नाराज हो जाएंगे और सरकार का वोट बैंक चला जाएगा। अभी इतने लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, पता लगा मैं भी देश छोड़ के चला जाऊं। क्या आप चाहते हैं मैं देश छोड़ के जाऊं? नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट अभी ओल्ड रेजीम को खत्म नहीं कर रही। आने वाले कुछ सालों में वो उस ओल्ड रेजीम को भी खत्म कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गई भाई बात? चला जाए आगे। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, ये क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स को थोड़ा सा बदला और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। अब लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या आएगा? जो इंटरमीडियरीज हुआ करते थे चिल्ड्रन, जिन्हें आप क्या बोला करते थे, जमादार, जमींदार, इनको खत्म कर दिया गया। और जो ट्रू फार्मर्स थे, जो खेती किया करते थे, दे वर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड। बेसिकली रेंट को रेगुलराइज किया, मतलब एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स कर दिया विच दोज पीपल वर सपोज टू पे। बट अगेन हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट चिल्ड्रन। अब एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या होता है? अगर आप मशरूम की खेती कर रहे हैं तो सॉरी, वो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अगर आप चावल, गेहूं, दाल, ये सब बाजरा, ज्वार, मेज उगा रहे हैं, जो रियली गरीब इंसान है वो यही सब काम करता है, वहां पे आपकी कमाई गई एग्रीकल्चरल इनकम
एज पर इनकम टैक्स एक्ट चिल्ड्रन पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने फार्मर्स को बेनिफिट दिया। मोस्ट ऑफ देयर आउटपुट जो सड़ जाता था, खराब हो जाता था ड्यू टू पुअर टेक्नोलॉजी, उसको मॉडर्नाइज कर दिया। किसी भी पर्सन के पास अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एरिया से ज्यादा लैंड था तो हमने सीलिंग लगा के उससे वो जमीन वापस ले ली चिल्ड्रन। और अगर आपके अलग अलग छोटे छोटे जमीन के टुकड़े ढेर सारी जगह पे हैं, हमने उन सबको एक साथ सो कॉल्ड डीफ्रैगमेंट कर दिया, ताकि आपको खेती करने के लिए कॉस्ट कम से कम खर्च करनी पड़े। पता लगा एक टुकड़ा जमीन का यहाँ है, एक टुकड़ा जमीन का यहाँ है, एक यहाँ है, तो इट इज बेटर कि आपको एक टुकड़ा जमीन का बड़ा सा हर जगह, अलग अलग छोटे टुकड़े हटा के बड़ा टुकड़ा एक जगह दे दिया गया। तो दिस इज कॉल्ड एज डीफ्रैगमेंटेशन। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड कर दिया भाई 200 हेक्टेयर लैंड हम एक फार्मर को पर्टिकुलरली एक एरिया में देंगे, किसी के पास अगर बहुत ज्यादा है, अगर वो एंसेस्ट्रल लैंड है तो हथियाया नहीं जाएगा, बट अगर आपने ब्रिटिशर्स की चमचागिरी करके वो लैंड लिया था तो आपसे वो लैंड वापस ले लिया जाएगा। सो दीज वर सर्टन लैंड रिफॉर्म्स चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई भाई बात? प्लीज अपडेट देम। चलिए, एंड द लास्ट चिल्ड्रन, improvement in technology, high yielding variety seeds, as well as आप एक चीज और मेंशन करिएगा यहाँ पे जो बुक में नहीं है, कैश क्रॉप्स चिल्ड्रन। पीपल नो व्हाट आर कैश क्रॉप्स? पैसा उगाएंगे? नो, ऐसी क्रॉप्स जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और जिनको सेल करके आपको जल्दी से पैसे मिल जाए और जिनकी पैदावार में समय भी कम लगता है। ये नहीं कि 1 साल 1.5 साल लग गया खेती होने में। क्या आप बनाना की खेती को कैश क्रॉप बोल सकते हैं? नो, 2-3 साल लगता है फलाने में। क्या आप बनाना का पेड़ आज उगाएंगे कल फला जाएंगे? सर एक बार राहुल गांधी जी का सुन लीजिए लेक्चर, आपको आज पेड़ लगाने के 15 मिनट बाद ही फल नजर आ जाएगा उसमें। और गन्ने, अरे गन्ना कह रहा हूं मैं, बनाना, केले का पेड़ ऐसा होता है जो फल सिर्फ एक बार देगा, उसके बाद आपको नया पेड़ लगाना पड़ेगा। मतलब सर करंट एसेट की तरह है? नहीं होता, फिक्स एसेट है। जिस ईयर में उसमें फल आता है उस ईयर में वो करंट एसेट बन जाता है। ओके, सेल्फ सफिशिएंसी वाज रिक्वायर्ड इन फूड ग्रेन, क्योंकि आपको 1965 का नतीजा याद है, यूएस वाला चल रहा है, जो उन्होंने हमारी फूड सप्लाईज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने उनको श्राप दे दिया था और ओसामा बिन लादेन ने हवाई जहाज लड़ा दिया जाके। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। समझ में आया? भगवत गीता में कृष्ण जी को यही डिटेशन दिया गया था। डन दिस चिल्ड्रन, डन दिस। चलिए, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको याद हो हम सेकंड प्लान के एंड में बात कर रहे थे, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू व्हाट चिल्ड्रन? इंडस्ट्रियलाइजेशन। याद आया? तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री वहीं से स्टार्ट हुआ चिल्ड्रन, कि भाई हमको आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ इसी में ज्यादा है। एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा ग्रोथ है ही नहीं। कोई क्या गेहूं के लिए उतना पैसा देगा जो आईफोन की कीमत है चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं देगा। वेरएज गेहूं आईफोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम पैसा उतना ज्यादा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि गेहूं की सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड कंपेरेटिवली कम है। सो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज अराउंड 7%, और 11th प्लान में चिल्ड्रन द ग्रोथ रेट वाज 7.2, एंड 18-19 में ये थोड़ा सा कम होके कितना हो गया? 6.9। और 18-19 में अगर होता तो हमारा 13th प्लान होता, बट रियलिटी में 13th प्लान नहीं हुआ। और यहां पे क्या आ गया? नीति आयोग। सिर्फ इकलौता ही ऐसा पॉइंट है जो ये बताएगा कि प्लानिंग कमीशन डिड बेटर देन नीति आयोग। आई रिपीट, प्लानिंग कमीशन डिड बेटर देन नीति आयोग। बट ऐसा क्यों हुआ? चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हुए, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ के गड़बड़ा गए। दैट्स व्हाई हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट लेड टू डिक्रीज। बच्चे कहेंगे सर किसी बुक पे 20-21 का डेटा नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 20-21 का इकोनॉमिक सर्वे टाइम पे हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस समय कौन चला आया था? कोविड चाचू चले आए थे। इज दैट क्लियर? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री तो ग्रो की, क्योंकि इसमें भी सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, बट कैसे सेल्फ सफिशिएंसी बनी भगवान जाने, क्योंकि सारी चीज तो चाइनीज आती थी। और इन सब हरकतों से इंडिया की रैंक वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितनी हो गई? 10। हो सकता है सर्वे ही 11 कंट्री का हुआ हो। व्हाट इट क्लियर? एक कोई एग्जाम हुआ था, मेरे को याद नहीं, उसमें जिसमें कंट्री में चेक किया जाता है कि लोगों का एकेडमिक प्रोफाइल क्या है। 76 कंट्रीज में एग्जाम हुआ, इंडिया की पोजीशन 75th से चल रही है। किर्गिस्तान हमसे नीचे था बस। समझ में आया?
तो इसमें सब चेक किया जाता है कि भाई तोता स्टडीज ज्यादा हैं कि बच्चे थोड़े एनालिटिकल हैं। यहाँ तो बच्चे पबजी खेलने हैं, भंडारे में इंटरेस्ट है, पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब ही नहीं है, टाइम पास करना, चलो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। समझ में आ गया? सिर्फ एग्जाम पास करने में इंटरेस्ट है, सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए, 4 बातें याद रखिएगा। प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7% था, 11th प्लान में बढ़ के 7.2 हुआ। कंज्यूमर गुड्स में सेल्फ सफिशिएंसी चाहता था इंडिया, और इंडस्ट्रियल सो कॉल्ड डेवलपमेंट में हमारी रैंक कितनी थी चिल्ड्रन? 10th। समझ गए? अपडेट फास्ट। चलिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सबको याद होगा। वन इज इकोनॉमिक, अदर इज कॉल्ड एज सोशल। शोषण। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ये पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, ये सब आएगा। सोशल में आएगा स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम, लाइकवाइज चिल्ड्रन। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ कंट्री में, वो अगेन 91 के बाद ही ज्यादा हुआ था चिल्ड्रन। बट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले मतलब समझ लीजिए। इट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर जनरेशन चिल्ड्रन, फॉलोड बाय बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड मेनी मोर यू कैन से। तो सबसे पहले हम इंडियन रेलवेज की बात करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज, अगर आपको आज नहीं पता तो आज पता लग गया है। द पावर जनरेशन कैपेसिटी 1950-51 में 2300 मेगावाट थी, जो बढ़ के हो गई 3,56,000 मेगावाट 2019 में। स्टिल सर 100 गुने से ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट हुआ रिसोर्सेज में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतना बड़ा, बट आज भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इंडिया के बी क्लास टाउन्स में क्यों है? द लॉजिक इज के टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? के। व्हाट इज दिस के टेक्नोलॉजी? लोग कटिया लगा लेते हैं। इज दैट क्लियर? और गवर्नमेंट को जितना बिल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, या कटिया नहीं भी लगाते, पता लगा 2 किलोवाट का लोड सैंक्शन किया है और घर में 4 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? हमारे घर में 2 एयर कंडीशनर लगे हैं एंड लोड इज 8 किलोवाट। इज दैट क्लियर और नॉट? सर इतना ज्यादा लोड क्यों है? भाई किसी जमाने में 3 एसी थे, टेनेंट का भी एसी था, तो लोड बढ़वा लिया गया, कहीं कोई चलान ना काट दे, पेनल्टी ना इम्पोज कर दे। बट 2 किलोवाट वाले 4 एसी चला रहे हैं। आई रिपीट, 2 किलोवाट वाले 4 एसी चला रहे हैं। तो ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे करते हैं यूनिट के हिसाब से, बट इनके यहाँ कम से कम 6 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का 440 रुपए महीना रेवेन्यू रेंटल लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? रेंटल लॉस। ये जो रेंट वाली वैल्यू गवर्नमेंट को मिलती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, इससे ही आपका ट्रांसफार्मर वगैरह मैनेज करते हैं। तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि कितनी एग्जैक्ट कैपेसिटी मोहल्ले में है, तो लोअर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है वहां पे, क्योंकि लोग सही से डिस्क्लोज करते नहीं है। और इन दैट केस क्या होता है? ट्रांसफार्मर कुछ दिन बाद बढ़ाम से बोलता है, लाइट चली जाती है, फिर बढ़ाम से बोलता है और लाइट आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो हिंदुस्तान में ये बड़ा प्रॉब्लम है के टेक्नोलॉजी का चल रहा है। समझ में आ गई बात की नहीं? हैसियत नहीं है तब भी घर में 4-4 एसी लगवाया हुआ है। किराए पे कुछ लोग एसी ले आते हैं, कुछ इतने कलाकार हैं एसी के ऊपर कूलर की कैबिनेट लगवा देते हैं, ताकि देखने में बाहर से क्या लगेगी? कूलर लगाए, तो बिजली विभाग वाले घर पे आए ना। समझ में आया कि नहीं आया? और बड़े कलाकार होते रात में अलार्म लगाएंगे 11:30 बजे का, जाके कटिया लगा देंगे, और सुबह 4:30 बजे क्लास में आने से पहले कटिया देख के आए थे कि मोहल्ले में किसी ने हटाई है कि नहीं हटाई है। अब ये काम बहुत कम हो गया इंडिया में, जब से वो ट्विस्टेड वायर्स लगने लग गई हैं। तो ट्विस्टेड वायर को कट करना बड़ा मुश्किल सा काम है, और पता नहीं लगता कि कौन सी लाइव वायर और कौन सी न्यूट्रल की वायर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर अर्थिंग नहीं होता है। सरकार अर्थिंग नहीं देती, अर्थिंग आपको अपने घर में खुद बनवानी पड़ती है। समझ गए इस बात को? पीपल हैव कॉपीड दिस चिल्ड्रन? पीपल हैव कॉपीड दिस? ए पॉइंट कॉपी कर लिया सबने? चलिए, आईटी सेक्टर को तो हमने ज्यादा ग्रोथ कब दी चिल्ड्रन? 90s में ही दी। इनको 10 साल का टैक्स हॉलिडे दिया गया था, जो ईयर 1999-2000 में खत्म हो गया, और फिर उसको 2009 तक री एक्सटेंड किया गया था। तो इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर चिल्ड्रन। जितना सॉफ्टवेयर इंडिया एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, उतना कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करता। एंड यू कैन से बेंगलुरु एज द सिलिकॉन वैल्यू ऑफ द कंट्री बेसिकली। समझ में आ गई सबको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी? तो 3 बातें यहाँ याद रखनी है, इंडियन रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड आईटी सेक्टर। 3 बातें यहाँ पे आप करेंगे। कंप्लीट दिस एंड देन वी टॉक अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज आर द मेन पैरामीटर्स चिल्ड्रन। और हेल्थ की तो बैंड बजाई हुई आपने देख ली होगी जब कोविड आया था।
तो यहाँ पे ज्यादातर ऑफिसेज बन जाते हैं सरकारी पॉलिटिकल पार्टीज के, कभी कभी सरकारी फंड से, कभी कभी अपने फंड से। अब कहने को अपना फंड होता होता सरकारी है एक्चुअली में। अगर उस पैसे से हॉस्पिटल बना दिए जाए तो शायद लोगों को इलाज अच्छा मिल जाए। नहीं तो आप एम्स जैसे हॉस्पिटल में जाइए, अगर हार्ट सर्जरी का मामला है, कहेंगे सर 8 महीने बाद आइए। इसका मतलब अगले जन्म में आना है, क्योंकि 8 महीने तक पता नहीं वो पर्सन सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। और अगर आपके पास जे टेक्नोलॉजी है, अब ये जे टेक्नोलॉजी क्या होती है? जुगाड़, जिसको जापान में बोलते हैं JIT, जस्ट इन टाइम। जब जरूरत पड़े रॉ मटेरियल की तभी लेके आओ, पहले से स्टोर करके। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में JIT का मतलब क्या होता है? जुगाड़ इंडियन टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? तो जिसका भैया बढ़िया जुगाड़ है उसको तो ठीक ठाक सर्विसेज मिल जाती हैं, जिसका जुगाड़ नहीं है बोलो जय माता दी, गो वेंट गॉन। समझ में आ गया? सबने कॉपी कर लिया IT वाला पॉइंट? आ जाइए बच्चों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, झटपट फास्ट। उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। डेथ रेट 6.3 हो गया 2017 में, जो 1951 में कितना था बच्चों? 27। मतलब सर 1000 लोगों पे 1951 में 27 मर जाते थे अनटाइमली, बट 2017 में 1000 में कितने मरने लग गए? सिर्फ 6.3। सर 2021 22 20 21 का डेटा क्यों नहीं है? वहां डेथ रेट थोड़ा ज्यादा था कोविड की वजह से। अब ये डेथ रेट कैसे कम हुआ चिल्ड्रन? ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। पहले लोग बूढ़े भी जल्दी हो जाया करते थे। आप 45-50 साल वाले इंसान को देखें, एकदम बुढ़ा घुसट लगता था। 65 वाला तो बस जाने ही वाला है। आज आप देख लीजिए 75-80 साल वाले को, एकदम चुलबुल पांडे की तरह दबंग से चलते हैं। छड़ी सिर्फ दिखाने के लिए हुई है, रास्ते में कोई बोले तो मारे खींचे कहानी नीचे दो ठो। समझ में आ गया? तो अब क्या बूढ़े लोग सही में उतने बूढ़े लगते हैं बच्चों? प्रैक्टिकली नॉट। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, मूवी में आया था ना, क्या नाम था मूवी का? बुढ़ा होगा तेरा बाप, याद आया? तो अब लोग प्रैक्टिकली उतने बूढ़े लगते ही नहीं है। आप अपने पापा के साथ निकल जाइए तो लोग यही सोचेंगे छोटे भाई बड़े भाई आ रहे हैं। तो उस समय लोग ज्यादा बूढ़े हो जाते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया ही नहीं। अब लोग पैथोलॉजी में टेस्ट करा लेते हैं हर 6 महीने साल भर में, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, तो पता लग जाता है कौन सा रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए। हार्ट का प्रॉब्लम है, बोन का प्रॉब्लम है, कैल्शियम का प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली दे टेक बेटर मेडिसिन एंड गेट रिलीव्ड सून चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? लिख दिया सबने? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की पैरामीटर्स। डेथ रेट लिख लिया बच्चों? डेथ रेट लिख लिया? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस जमाने में 32 साल हुआ करती थी, आजकल 69.4 के आसपास पहुंच गई है। लोग कहेंगे नहीं सर, अभी 45 साल के एक अंकल जी से निपट के गाड़ी में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। अरे दे आर एक्सेप्शंस भाई, दे आर एक्सेप्शंस। द एवरेज रिसर्च सेज कि अब लोग थोड़ा ज्यादा जिंदा रहने लग गए हैं। समझ गए इस बात को? स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स 3 गुना हो गए हैं और कॉलेज जाने वाले 5 गुना। ये कैसे हो गया सर? क्योंकि कॉलेज में फेस्ट वगैरह चालू हो गए, पहले सिर्फ पढ़ाई होती थी। स्कूल में लोग डमी स्कूलिंग में आ गए हैं। तो कहने को है कि सो कॉल्ड डमी स्कूलिंग, बट ये स्कूल जाते ही नहीं है। तो इनका एनरोलमेंट तो है स्कूलों में, बट डू दे गो टू स्कूल चिल्ड्रन? दे डू नॉट गो टू स्कूल प्रैक्टिकली। समझे बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? अगली बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। एफर्ट किया गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बट लोगों को तो आप जानते हैं हिंदुस्तान में, ई रिक्शे वाले को देख लीजिए, कम पैसे आप देंगे उसको खाली कर देना मंजूर है, बट वो ट्रैवल करके आपको लेकर नहीं जाएगा। तो कुछ कामचोर टाइप के लोग हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो गवर्नमेंट ने दी, बट लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को टैप किया ही नहीं। उनको लगता है कि भाई हम वोकेशनल एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को क्यों स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वो तो एक घटिया काम है। क्योंकि सोसाइटी ये मानती है कि मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है तभी आप ठीक है। अगर 10वीं के बाद आप वो पॉलिटेक्निक ITI चले गए तो आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। प्रैक्टिकली द थिंकिंग इज रिवर्स। आपने जितनी जल्दी स्किल को इम्बाइब कर लिया उतना एम्प्लॉयमेंट आपका बेटर हो जाएगा। जितना आप ओनली एकेडमिक में चलते रहेंगे उतना आपका एम्प्लॉयमेंट का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो विदेशों में क्या होता है कि वहां पे बच्चों को 10th क्लास के बाद से, तो मैं नहीं बोलूंगा 6 के बाद से ही, दे डाइवर्सिफाई देम टूवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन। थोड़ा कोडिंग वोडिंग सिखाने लग जाते हैं ताकि बच्चा जब 10वीं 11वीं 12वीं तक आए तो एक ठीक ठाक प्रोग्रामिंग करनी सीख जाए। और इंजीनियरिंग में वो एफर्ट दे कि कैसे नया चंद्रमा और नया चांद बनाना है, नया सूरज बनाना है। इसीलिए चाइना की जो इंजीनियरिंग है वो इंडिया से कहीं ज्यादा आगे है, बिकॉज दे फोकस ऑन वर्क विद एजुकेशन, वी फोकस नीदर ऑन वर्क नॉर ऑन एजुकेशन।
समझ में आ गया? मैं तो बस भाई ये 4 पॉइंट रट लो, एग्जाम में लिख के चले आओ, तो फायदा कैसे 4 पॉइंट का भाई? इससे कोई फायदा तो आपको होने नहीं वाला है। सिर्फ एग्जाम पास हो जाएगा, 90% आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, अकल ढेलेगी नहीं आपके अंदर। तो नंबर लाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ शादी के लिए, विवाह के लिए रिश्ते फाइनल होते हैं। बट आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं डेवलप हुई तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी 90 में से 0 रहेगी। चिल्ड्रन समझ गए? समझ गए? चले आगे बच्चों। सो 11th प्लान में 8.3% था, 5.6 था 11-12 में चिल्ड्रन, और फिर 18-19 में ये प्रोजेक्टेड फिगर है, तो इसलिए इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों प्रोजेक्टेड फिगर है? इलेक्शन जीतने के लिए सरकार ने ऐसा बोल दिया था। रियलिटी में एम्प्लॉयमेंट की बैंड बजी हुई है हिंदुस्तान में, इसीलिए आपको मैक्सिमम लोग आजकल ई रिक्शा चलाते हुए जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी में नजर आ रहे हैं। डू वी सी ऑल इंजीनियर्स आर डूइंग जॉब ऑफ एन इंजीनियर? नो। आपने अगर मान लीजिए बीटेक कर भी लिया, लेटस से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, इवन आपने आईटी मुंबई से कर लिया, आप जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? किसी मार्केटिंग फर्म में कर रहे हैं, क्योंकि नासा कह रहा है भाई हमको तो मिनिमम एमटेक चाहिए, और पिताजी कह रहे हैं बेटा एमटेक तक पढ़ाने के लिए मेरे पास तुमको पैसे है नहीं, और अकल तुम्हारे पास इतनी है नहीं कि तुम स्कॉलरशिप पे जाके कॉलेज में एमटेक की पढ़ाई करो। समझ में आई बात या नहीं आई चिल्ड्रन? समझ में आई बात? तो ये है सीरियस प्रॉब्लम हिंदुस्तान के सामने। लॉजिक अंडरस्टूड? 12th प्लान में द टारगेट वाज टू हैव हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? 50 मिलियन। मेरे को नहीं लगता कि 0.5 मिलियन भी अचीव हुआ होगा। तो एम्प्लॉयमेंट इसीलिए देश में चौपट है क्योंकि यूथ डजंट पोजेस नेसेसरी स्किल। क्योंकि अगर उसको सिस्टम, स्कूल कोई भी बोले कुछ अलग से सीख लो, सर यही 5 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा, हम अलग से क्या सीख लें? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भाई घूमने टहलने भी जाना है, बर्थडे पार्टी में भी जाना है, भंडारे में भी जाना है, नेताजी की रैली है, 100 रुपये मिल रहा है तो चलो बाइक में पेट्रोल डलवा के वहां भी आवारागर्दी करने जाना है, दिन भर घूमना भी है फालतू में, तो कहां से स्किल आएगी आपके अंदर? समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा यूथ स्किल इम्बाइब करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि ना उसके दादा दादी इंटरेस्टेड थे, ना उसके पापा में इंटरेस्टेड थे, और ये सोच रहे हैं कि हमारा जीवन चल गया तो हमारे बच्चे का जीवन भी बिल्कुल नहीं चलेगा, रेंगेगा रेंगेगा। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, रेंगेगा चलेगा इसीलिए नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए, इंटरनेशनल ट्रेड की क्या कहानी है सर? इंटरनेशनल ट्रेड तो तब अच्छा होगा जब आपके पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगा, जो मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ाया था। या तो आप दूसरी कंट्री से सस्ता बनाए, या तो आपका आइडिया दूसरे से थोड़ा बेटर हो जाए, तब तो सो कॉल्ड आपसे लोग इंपोर्ट करेंगे सामान और आप एक्सपोर्ट करने लायक रहेंगे। बट अगर आपके पास ना सामान सस्ता है, ना आपका आइडिया नॉवल है, न्यू है, क्या लोग आपसे कुछ खरीदेंगे? नो। और यहां पे भी हमसे आगे कौन निकल गया चिल्ड्रन? चाइना। तो जब तक लोगों को ये नहीं समझ में आएगा दैट वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इज द नीड ऑफ द टाइम, तब तक लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप सब आईईडी पढ़ते हैं बच्चों, मेरे को कोई भी बच्चा 1% इसका एडवांटेज बता दे जीवन में, तो मैं आपको आईडी का पूरा लेक्चर फ्री में पढ़ा दूंगा। 1% एडवांटेज है। एडवांटेज किसका है? 3 लोग का, बोर्ड का जो एग्जाम लेता है फीस लेकर, स्कूल का, और जो टीचर पढ़ा रहा है, और किसी का एडवांटेज है ही नहीं। इन सब चीजों को तो छठी से लेकर 10वीं तक की हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, छठी से लेकर 10वीं तक की हिस्ट्री में पढ़ा दो। क्या इससे कोई स्किल डेवलप हो रही है? हमारे दादाजी ने ये किया, पापा के दादाजी ने, अरे तो करके चले गए ना। समझ में आ गया? उससे आपको क्या सीख मिली? सीख यही मिली कि उन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत महान थे वो, तो आप अपना नाम रख दीजिए महान सिंह। इज दैट क्लियर? तो स्किल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहा। एनईपी क्यों बनाया गया सर? इसीलिए बनाया गया ताकि ढेर सारे लोग सेमिनार करके पैसा कमा लें उसके ऊपर, और ढेर सारे लोगों को ज्ञानबाजी हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, बस बच्चे तो वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को सही करने के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए वो सब्जेक्ट उसको पढ़ाया नहीं जा रहा। या अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल, कोई क्लास वैसा सब्जेक्ट लेके आ भी जाए, क्या पेरेंट्स आपको बच्चों मार्केटिंग पढ़ने की परमिशन देंगे? छी। क्या रिटेल पढ़ने की परमिशन देंगे? छी, ये सब कौन पढ़ेगा सर? क्योंकि ये सब सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ने स्टार्ट किए, माना जाता है कि वो बड़े कमजोर टाइप के बच्चे हैं, और क्योंकि वो कमजोर टाइप के बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते, इसलिए इन सब्जेक्ट्स में
प्रैक्टिकल कंपोनेंट रख दिया गया 40 नंबर का और थ्योरी कंपोनेंट रख दिया गया 60 नंबर का। क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बड़े आसान होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये घटिया है, जस्ट लाइक भोजपुरी लैंग्वेज। क्योंकि बोली ऐसी सोसाइटी के अंदर जाती है जो सोसाइटी घटिया है, और अल्टीमेटली क्या साबित हो गया, लैंग्वेज घटिया है। तो लैंग्वेज इज नॉट घटिया, जो लोग बोलते हैं वो घटिया है। तो भोजपुरी लैंग्वेज तो राजा भोज ने बनाई थी, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसका तो, बट बोली गलत तरीके से जाती है तो उसको घटिया मान लिया गया है। नहीं समझ में आई बात? कोबरा सांप बड़ा खतरनाक होता है, बट आपको लग रहा है खतरनाक होता है क्योंकि आपने उसके जहर से लोगों के मरने की कहानी सुनी है। क्या आपने कहानी सुनी है कि कोबरा के जहर से ही बेहोशी की दवाई बनती है? आंसर। तो जो लोग एग नहीं खाते हो कहते हैं ना बड़ा गंदी चीज है, बट कितनी मेडिसिन में प्रोटीन के लिए एग को इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो पढ़ाई करनी चाहिए मार्केटिंग की और रिटेल की, और ये फर्जी टाइप का आईडी का सब्जेक्ट डाल दिया है। मजबूरी में पढ़ा रहा हूं, मजबूरी में आप पढ़ रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? बट अगर बोले सिस्टम भैया मार्केटिंग और रिटेल पढ़ लो, छी ये नहीं पढ़ेंगे। क्यों बेकार है? क्योंकि जिन बच्चों ने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया उन बच्चों का मार्क्स का प्रोफाइल थोड़ा कम था, वो पढ़ने लग गए, स्कूल लेवल पे इनकी कोई इज्जत नहीं थी, और 5 साल बाद पता लगा अरे वो चंदू सिंह था एक लड़का, तो वो लड़का मार्केटिंग और रिटेल किया, बाद में आईटीआई से डिप्लोमा कर लिया मार्केटिंग का, मैनेजर की बढ़िया जॉब लग गई बीकॉम के बाद, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एमबी कर लिया, 10 साल में 15 लाख का पैकेज हो गया उसका, क्योंकि ही मूव्ड विद द विंड। आई रिपीट चिल्ड्रन, ही मूव्ड विद द विंड। अरे एक बेचारा सीए जिसकी औकात नहीं थी, पापा मम्मी कहने पे कर तो लिया, आज तक एग्जाम नहीं पास कर पा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो भाई जरूरत है इन सब चीजों को पढ़ने की। भाई फालतू टाइप का आईडी पाईडी पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इंटरनेशनल ट्रेड की क्या कहानी है भाई? कहानी ये है 1948-49 में 792 करोड़ का ट्रेड था चिल्ड्रन, जो बढ़ के कितना हो गया, खुश मत होइए, चाइना का इससे 10 गुना है। इज दैट क्लियर? एक बार मैं आज तक में एक रिपोर्टर का इंटरव्यू देख रहा था, ये जो उनकी मार्केट है, मेरे को नाम नहीं याद उस शहर का, शंघाई शहर था, नहीं शंघाई, हाँ शंघाई था शायद, या बीजिंग रहा होगा, भगवान जाने। तो ही टोल्ड इन दैट इंटरव्यू कि अगर मैं हर दुकान पे 5 मिनट खड़ा हो जाऊं, इतना बड़ा ये मार्केट है, इतनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है, मेरे को 2 से 3 साल लगेंगे पूरी दुकान की विजिट कंप्लीट करने में। सोचिए इतना बड़ा बिजनेस है। वहां पे 2 रुपए के गणपति से लेकर 2 लाख तक की गणपति की मूर्ति बनती है, जो इंडिया में गणपति के डेज में यूज की जाती है, मुंबई में कुछ यहाँ पे भी बनती है। हर चीज दीपावली में जो आप अपने घर में लगाते हैं चिल्ड्रन, शुभ लाभ के स्टिकर से लेकर वो जो 35 रुपए की लाइट आती है, जो रात को चोरी करके कोई ले आता है आपके घर के बाहर से लंगड़ मार के, हमारे घर में ऐसा एक बार हो चुका है। अगले दिन उठे देखा 2 लाइट गायब थी, कहाँ गई पता लगा चोरी हो गई। ऐसे जो लोग हैं हिंदुस्तान में 35-35 रुपए की लाइट चुरा लेते हैं, सेकंड हैंड वो बिकेगी कितने में, 5 रुपए में। जिस देश की ये मेंटालिटी है लोगों की, क्या तरक्की करेगा वो देश? यहाँ बच्चे सो रहे हैं, बहाना मार दिया आज बीमार हैं, आज आउट ऑफ स्टेशन चले गए, तो क्या पढ़ाई लिखाई का फोकस है भाई? सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं सब लोग, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास चल रहा है बस। कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देश की थोड़ी सी इज्जत रखनी है तो भाई अच्छी अच्छी बातें किताबों में लिख दी जाती हैं। हैव सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। पहले हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, अब हम क्या एक्सपोर्ट करने लग गए हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठेंगा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हम सिर्फ वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं, उन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं जिनकी चाइना से थोड़ी बनती नहीं है। हम सिर्फ दूसरे लोगों का ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस तो चाइना कर रहा है। तो गल्फ हमसे क्यों खरीदता है? क्योंकि भाई हम गल्फ को थोड़े से एडवांटेजेस देते हैं। चाइना से क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि चाइना से उनकी आपस में बनती नहीं है, दैट्स व्हाई दे बाय फ्रॉम इंडिया। बाकी प्राइस की आप बात करें तो चाइना जितने सस्ते में सामान बेच लेगा चिल्ड्रन या बना लेगा, दुनिया क्या पूरे गैलेक्सी मिल्की वे में चले जाइए, अलग गैलेक्सी में चले जाइए, कोई दूसरा उतना सस्ता बना ही नहीं जाएगा। जो चीजें आपको 1 लाख रुपए के आईफोन में मिलेंगी चिल्ड्रन, वो आपको रेडमी और रियलमी 15,000 रुपए में दे देंगे। कैन यू कॉम्पीट चाइना? तो सर चाइना में भी तो आईफोन बनता है, बिल्कुल बनता है। चाइना की फैक्ट्री थोड़ा मिलता है आईफोन में उतना पैसा। फॉक्सकॉन का जो प्लांट लगा है चिल्ड्रन, आई रिपीट, इंडिया में और चाइना में, ये एक आईफोन बनाते हैं 8,000 रुपए में, समझ में आ गया? और एप्पल इनको अपने शोरूम में कितने में बेचता है? 1 लाख रुपए में, समझ में आ गया? रेडमी का फोन कितने में बनता है? ये बनता है 4,000 रुपए में, और बिकता कितने में है? 15,000 रुपए में। इज दैट अंडरस्टूड? तो बनता तो सस्ता ही है, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट जनरेशन, वो जोड़ जाड़ के पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। समझे इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? समझ गए? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो ये 2 डेटा रट लीजिएगा।
दो डेटा रट लीजिएगा। सो वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियर की तो ये नौकरी नहीं है, पता नहीं कौन से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। इंजीनियर तो यहाँ कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, कपड़े की दुकान पे तेल बेच रहा है, या बीसीए एमसीए कर रहा है। बीसीए एमसीए जानते हो सब लोग, बापू के कैश पे ऐश और मम्मी के कैश पे ऐश। तो इंजीनियरिंग करने से अच्छा डिप्लोमा कर लो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और एक वो खोल के बैठ जाओ सर्विस सेंटर, कमाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? तो किस चीज की जरूरत है? स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। पढ़ाई ऐसे करिए जिससे स्किल डेवलप हो। गवर्नमेंट कोर्स लेके आती है, इंस्टीट्यूशन लेके आती है, लोग जुगाड़ चालू कर देते हैं वहां पे। भाई आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी है, 2 घंटा डेली, ये फर्जी फोटो मिल जाएगी क्या? मेरी एक भतीजी है, शी वॉज स्टडिंग ग्रेजुएशन, अब तो पीजी कंप्लीट हो गया, जॉब में आ गई। तो जब उसका फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप था, डीयू में किसी कॉलेज में थी, तो मेरे को फोन की, तो कहने लगे कोई आपका जुगाड़ है क्या? मैंने क्या करना है? कह रहे स्कूल में थोड़ी हमको रिसर्च करनी है, बच्चों के एकेडमिक प्रोफाइल एंड ऑल दैट के ऊपर एक क्वेश्चनायर भरवाना है। तो मैंने कहा भरवाओ जाके। कहने कोई जुगाड़ हो तो बच्चों से भरवा दीजिए, हमें जाना ना पड़े, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे घर में। और कल को जब जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि स्किल है नहीं, टैलेंट है नहीं, तो कहेंगे भाई जॉब ही नहीं लगती, सिस्टम खराब है इस देश का। सिस्टम तो हमने और आपने ही चौपट किया हुआ है। किस चीज से? जुगाड़ से। तो ऐसे लोग जुगाड़ के जोकर होते हैं। कौन होते हैं? जुगाड़ के जोकर। चलिए, तो ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में इन गरीबों की कहानी आपको बताएंगे, द फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इसके साथ इस चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य बच्चों।